साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन ये है दोस्तों। टोटल के टोटल आज जो है दोस्तों हम लोग का 20वां सेट है दोस्तों। इससे पहले मैंने 19 सेट प्रैक्टिस करा दिया। यदि आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखिए। यदि ये भी नहीं देख रहे हैं दोस्तों तो जस्ट इसके बाद जो कल आने वाली है दोस्तों मैराथन क्लासेस, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो जरूर से जरूर एक बार देख के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार तो आपको बोल रहे हैं ना दोस्तों, यदि आप 20 के 20 सेट नहीं लगाए हैं ना दोस्तों, उसको एक बार देख लीजिएगा। वो 20 सेट का कोलैप है, आपको बता दें। और हर अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे सामान्य हिंदी का हो गया। टोटल आपको देख रहे हैं ना, एक सेट में 25 मिलेंगे आपको। टोटल आप काउंट कर लीजिए कि एक सेट में 25 मिल रहे हैं और गुने 20 करिए तो कितने 500 सेट, जो 500 क्वेश्चन जो है दोस्तों एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। गणित के कितने 25 एक सेट में मिलते हैं, तो आपको टोटल 20 से मल्टीपल कर दीजिए, कितने हो जाएंगे टोटल 500 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक ही वीडियो में दोस्तों, ठीक है। फिर विज्ञान का देख लीजिए 20 है, फिर साइंस का कितने हैं, सोशल स्टडीज का 20, मतलब टोटल 40 है। 40 गुने 20 कर लीजिए, कितने हो जाएंगे 800 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही करके जनरल इंग्लिश का भी देख लीजिए 20 है, फिर आपका रीजनिंग का 10 है, 30 और 20 में गुणा करेंगे तो 600 क्वेश्चन दोस्तों। तो एक ही वीडियो में ऐसे आपको करके मैराथन कराए जाएंगे, कल से होंगे, ठीक है। तो उसे जरूर एक बार वॉच करिएगा और अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसका जो मैराथन क्लासेस में है उसमें मिलते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हम लोग का लास्ट सेशन, जो टेस्ट सीरीज नंबर 20 है ना। यदि आप डेली वाइज पे करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये आज जो है हम लोग करने वाले हैं लास्ट सेशन, जो टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को दोस्तों। जैसे कि हमने इससे पहले पिनअप करा था बुक के लिस्ट के लिए कि कौन से बुक आगे नेक्स्ट आनी चाहिए, तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो है कमेंट करा है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो है प्रीवियस ईयर लाने चाहिए रुक्मणी पब्लिकेशंस के, तो वो बिल्कुल आएंगे आपके, ठीक है ना। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो चला है वो है एनटीपीसी के लिए, तो एनटीपीसी भी जस्ट चलेंगे साथ में, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 20 आ चुके हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 20 पहला सेक्शन क्या आता है इसमें, जनरल हिंदी का है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिए सेक्शन नंबर 1 जनरल हिंदी क्वेश्चन है क्या कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। साहित्य और जीवन का क्या संबंध है बताइएगा। तो आंसर बताएंगे साहित्य और जीवन का प्रगाढ़ संबंध है। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट बताएंगे, है ना। साहित्य और जीवन एक दूसरे के लगभग पर्याय हैं, अर्थात दोनों में क्या है प्रगाढ़ संबंध है। देखिए त्याग का विलोम बताइएगा। त्याग का विलोम क्या होगा, ग्रहण करना। आंसर्स क्या बताएंगे, त्याग का ग्रहण करना। आंसर्स बी होंगे। परित्याग का पर्यायवाची क्या होगा, त्याग होगा, बलिदान होगा, परिहार होगा, है ना, छोड़ना होगा, ये सब होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। क्या है, दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। क्या होता है, प्रकाशन होता है। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। कह रहा नदी का पर्यायवाची शब्द बताइए। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नदी का पर्यायवाची तरनी होगा, सरिता होगा, है ना, सरी होगा, निर्झरनी होगा। तो आंसर इसमें हमें एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तालाब आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यह तालाब जो है, यह जो है तड़ाग का पर्यायवाची शब्द है ना। और सर जो है दोस्तों, सर ये है जलाशय और पोखरा का पर्यायवाची शब्द, है ना। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है क्या रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। क्या आग्रह करने से, तो अधिक आग्रह करने से, अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो आंसर सी करेक्ट बताएंगे। संहार शब्द का उपसर्ग हमें बताना है। इसमें कौन सा उपसर्ग है बताइए, कौन सा उपसर्ग है। तो इसे हम लोग कैसे संधि विग्रह करेंगे, सम और जोर, समजोर हार, संहार, है ना। तो देखिए इसमें कौन सा होगा बताइएगा। तो आंसर बता देंगे, उपसर्ग वो होता है जो पहले लगता है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा आपका, है ना। प्रत्यय पीछे लगता है, तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बता देंगे। देखिए कह रहा है कि कुपमंडुक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कुपमंडुक होना मुहावरे का अर्थ होगा क्या, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आंसर
ए करेक्ट बता देंगे। कह रहा है रेशम मेरे लिए कोई उपहार लाया, रमेश जो है मेरे लिए कोई उपहार लाया, संप्रदान कारक बताना है। बताइए कौन है संप्रदान कारक इसमें, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक है। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। उसकी बुद्धि बड़ी डैश है, उसकी बुद्धि बड़ी क्या है, उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। आंसर सी करेक्ट होंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो ये देख लेते हैं त्रुटि किसमें है। कह रहा है दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई है। ये तो बात सत्य है, तो क्या होने चाहिए यहाँ पे, सूत्रपात हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था इसकी जगह पे, छल प्रपंचों के साथ साथ जो है सूत्रपात का प्रयोग के कारण हुई। यहाँ पे हुआ, यहाँ हुई नहीं बल्कि हुआ, है ना। क्या होना चाहिए था, हुआ, ये हुआ होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। सब्जेक्ट करेक्ट होता तो आंसर इसलिए हमारा बी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसके लिए शब्द प्रयुक्त बताइए। कठिनाई से जीता जा सके तो उसे दुर्जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्जय। आंसर एक करेक्ट बताएंगे, दुर्जय जिसे कठिनाई से जीता जा सके। विजित मतलब क्या होता है, जीता हुआ। अजय मतलब क्या होता है, जिसे जीता ना जा सके। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए क्या बोलेंगे, हाथ से लिखा हस्तलिखित बोलेंगे। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, हस्तलिखित बोलेंगे। कह रहा है क्या, मंगन को देखी पट देत बार बार, मंगन को देखी पट देत बार बार, यह उदाहरण बताना है कैसा है। किस अलंकार का उदाहरण है, तो आंसर बता देंगे कि ये देख रहे हैं मंगन को देखी पट देत बार बार, यहाँ पे जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पट शब्द का वस्त्र है ना। यहाँ पे जो पट है मतलब क्या है, वस्त्र का उपयोग किया गया है। यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, ऐसा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए श्लेष अलंकार तब होता है जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। पट का अर्थ क्या है, वस्त्र है, किवार है ना। तो इस कारण जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, श्लेष अलंकार। आगे देखेंगे, कह रहा है इसमें क्या कि ऐसे बता दे इस पंक्ति का मतलब क्या होगा कि मंगन को देखी पट देत बार बार, कहने का मतलब है इसमें कि कोई व्यक्ति किसी वाचक को देखकर बार बार वस्त्र देता है या दरवाजा बंद कर देता है। तो इसमें देखे ना, या तो दरवाजा बंद करता है या तो वस्त्र देता है, तो दो सेंटेंसेस निकल रहे, इस कारण ऑप्शन सी करके बनेंगे। कह रहे क्या, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है। ये देख लेते हैं। कह रहा इस नश्वर संसार के भोग विलास का सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। तो बताइए इसमें क्या गलत है। इसमें जो गलत है दोस्तों आपको बता दे, भोग विलास की सामग्रियां भी, है ना। ये भोग विलास जो है शब्द आपको बता दे, भोग विलास यह जो है दोस्तों स्त्रीलिंग माना जाता है, इसलिए यहाँ पे का को की में बदलना होगा, है ना। यहाँ भोग विलास की सामग्रियां भी जो है क्या है, तो क्षण भंगुर है, ये होना चाहिए था। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये देख लेते हैं। किसी का आचरण वायु के झोंकों से हिल नहीं सकती है, किसी का आचरण वायु के झोंकों से हिल नहीं सकती है। तो क्या इसमें गलत है बताएंगे, तो इसमें त्रुटि जो है आपको बता दे दोस्तों, यह शक्ति है, यहाँ पे ये गलत है। तो क्या होगा दोस्तों बता दे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ना, आचार के अनुसार यहाँ पे शक्ति का प्रयोग गलत है कि आचरण को जो है पुल्लिंग माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हिल नहीं सकता है, शक्ति नहीं बल्कि हिल नहीं सकता है यहाँ पे होगा, है ना। आचरण क्या है यहाँ पे पुल्लिंग है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसमें कोई अर्थ चिपके हो उसे डैश अलंकार कहते हैं। बताइए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर में, वो कौन सा अलंकार था बताइएगा, वो श्लेष अलंकार पढ़े है ना, उसे चिपका हुआ अलंकार ही बोला जाता है। आंसर ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। आगे करेक्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लोकहितकारी, लोकहितकारी में समास बताना है। लोकहितकारी में कौन सा समास है, तो आंसर बताएंगे तत्पुरुष समास है। कौन है, तत्पुरुष समास है ना। इसमें जो है उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है कि हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो आंसर बता देंगे इसमें टोटल 28 मात्राएं होती है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट बोलेंगे, है ना। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में अंत में गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला के चरण में 56 मात्राएं होती है। उल्लाला यह मात्रिक अर्धसम छंद है। कह रहा है क्या, उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का क्या अर्थ है। उंगली पकड़ के पहुंचा का बताइए क्या है, तो आंसर बताएंगे धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, है ना। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा कि उंगली पकड़ के पहुंचा मुहावरे का अर्थ। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, मारधुई मारधुई गुण किस रस में प्रयुक्त होता है, बताइएगा किस रस में प्रयुक्त होता है, तो आंसर बताएंगे ये श्रृंगार रस में होता है। किसमें होता है, श्रृंगार रस में होता है मारधुई। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका अस्थाई भाव जो बताइएगा रति है इसका। और रौद्र रस का क्या है, तो क्रोध है ना। और वीर रस का क्या है, उत्साह है। शांत रस का क्या है, निर्वेद है ना। देखिए वाक्य का हमें शुद्ध रूप बताना है, आइए देख लेते हैं शुद्ध रूप क्या है। कह रहा है बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है। देखिए यहाँ पे क्या गलत होगा बताइए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीती है, ये होगा बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीता है, ये ना होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, है ना। क्या होगा यहाँ पे, सी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, यह वाक्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा बताइएगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो इसमें आप जो लगाइएगा वो है आपका कॉमा, है ना। क्या लगाइए, कॉमा लगाइएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसे हम लोग हिंदी में अर्ध विराम कहते हैं, है ना। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, ऐसे होगा। तो कहाँ पे लगेगा, पहुंचा परंतु यहाँ पे लगेगा नहीं मिला, है ना। ऐसे हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे जो फुलफिल होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कह रहा है कि मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त में से कौन सी अलंकार है, बताइए कौन सी अलंकार है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेवक सचिव ये दोनों मिल रहे हैं, सीधे फोटोकॉपी हमें दिख रहा है, वो कौन सा आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लागे बढ़े अंधेरो होए, उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है, बताइएगा किस अलंकार का है। तो देखिए यहाँ पे जो अलंकार दिया गया है ना हम लोग का, जैसे कि बारे, बारे का मतलब क्या होता है आपको बता दें कि बारे का मतलब होता है लड़कपन, जो बचपना में जो जलाने का काम किया जा रहा है उस पे बढ़े अंधेरे हुए, बढ़े का यहाँ पे तात्पर्य दिया गया है क्या, बढ़ने बढ़ा देने पे जो है बुझ जाना, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो दो वाक्य है इसका दो वर्ड्स निकल रहे हैं, तो आपको पहले ही बता चुके हैं जितने भी अलंकार आए हैं जो चपकने का काम करे, जो एक ही वर्ड हो बट उसका दो अर्थ निकले, वो कौन सा अलंकार हम लोग का आ रहा है, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे भी कौन सा आएगा, श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट बन जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का, गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। कह रहा है तेन सिंह का साहस देखकर उनके फ्रांसीसी साहब चकित रह गए, अंत तक वे बहुत थक गए, यहाँ तक कि उनके पैर की 2 उंगलियां मामूली ढंग से जम गई थी। कहा जाता है कि उनकी वीरता देखकर भावुक फ्रेंच साहब इतने जोश से आए कि वे तेन सिंह को हार पहनाना चाहते थे, पर वहां पुष्प नहीं थे, इसलिए खाने के लिए जो सासेज मतलब समोसे रखे थे उनकी माला पहना दी। उक्त अभियान में 2 साहब मारे गए, पर उसी साल जारो में जिस अभियान में तेन सिंह ने भाग लिया वे स्वयं मृत्यु के जबरों में जाकर लौट आए। वे कब्र के दक्षिण में जॉर्ज फ्रेई के साथ जहां से वे जा रहे थे वह बहुत ढाली वाली जगह थी, कुछ बर्फ जमी थी पर बहुत पतली। ऊपर एक और पहाड़ी थी जिस पर ढलान और अधिक थी। फ्रेई आगे आगे थे, तेन सिंह 10 कदम पीछे थे और एक दूसरा शेरपा औगदगवा
इनमें भी 10 कदम पीछे था। एकाएक फ्रेई का जो पैर फिसलकर और वे तानसेन की ओर चले और वे तेनसिंह की ओर चले। तेनसिंह ने उन्हें बचाने की चेष्टा की पर स्वयं उनके पैर लड़खड़ा गए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? तो इसका शीर्षक होना चाहिए तेनसिंह की साहस। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का। देखिए क्वेश्चन है कि 1000 की धनराशि 20% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। चलिए अर्धवार्षिक है। देखिए हमारे पास मूलधन दिया हुआ है तो रखेंगे हम लोग मूलधन। मूलधन कितना है हमारे पास? 1000 रुपये है। 1000 है। हमारे पास समय भी है। समय कितना है? तो समय हमारे पास 1 साल है। लेकिन अर्धवार्षिक है तो सीधे इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक। अब हमारे पास रेट भी है। रेट कितना है? 20 और 20 का आधा हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक कह रहा है तो ये 10% हो जाएगा। अब हमें बनाना है क्या? तो इसका निकालना है CI। चलिए इसका निकालते हैं। जब रेट 10 आ गया है कितना 2 सालों के लिए निकालना है तो सीधे हम लिखेंगे क्या? CI इक्वल यहाँ पे लिखेंगे AB और प्लस हो जाएगा AB ओपन 100। इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं। तो कितना है? देखिए यहाँ पे है 10 और प्लस 10 ये जो रेट है और प्लस हो जाएगा 10 गुने 10 और बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 20 और प्लस 1 21% जो है हमारे पास क्या आ गया? 21% इसका अर्धवार्षिक रेट निकला। तो हमें सीधे जो अमाउंट है हमारा जो अमाउंट नहीं जो हमारा प्रिंसिपल है उसका 21% निकाल लीजिए 1000 का। तो 1000 का 21% कितना हो जाएगा? तो आप खुद बताएंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटिए यानी 210। तो हमारा जो CI आएगा वो क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। देखिए मूल्यांकन कीजिए tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ऐसे करके tan 89 डिग्री तक के हमें बताना है कि कितना वैल्यू आएगा। देखिए इस कंडीशंस में हमें क्या दिख रहा है? 1 और 89 कितने हो जाएंगे? दोनों जोड़कर 90 हो जाएंगे ना। तो 90 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है? तो यहाँ पे हम लोग सेम वही कंडीशंस करेंगे। सभी को ऐसे कर देंगे तो 1 ही आएगा। 1 को मल्टीपल चाहे जितना से भी करिए तो 1 ही रहेगा। तो आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा? 1 ही आ जाएगा ना यहाँ पे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन से लिखे सेकेंड टर्म हम बताते हैं जैसे tan 89 हमने लिखा। ओके tan 89 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं क्या? tan यहाँ पे 90 माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग। इतना तो लिखेंगे। इसे हम लोग क्या लिख देंगे? cot लिख सकते हैं। cot 1 डिग्री। ठीक है ये cot 1 डिग्री हो गया। tan यदि 88 हम लोग लिखे tan 88 तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि tan 90 और -2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिखेंगे cot 2 डिग्री लिख सकते हैं। लिखेंगे तो आप बताइएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है tan 1 डिग्री है ना इंटू cot 1 डिग्री या ठीक है और इंटू यहाँ पे tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री। तो आप बताइए इसका और इसका काटिएगा तो 1 ही आएगा। फिर आगे भी काटिएगा तो 1 1 और 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 ही तो रहेगा। यानी आंसर हम लोग क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। यहाँ पे ए बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या पूछा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई हमें बता देना है क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जब हो ना तो इसको कैसे निकालेंगे? 2/3 और गुने ऊंचाई होता है। ओके और दिया कितना है? 8 दिया हुआ। चलिए इसको काटते हैं 2 से 4 टाइम में 4 और 3 में गुणा करेंगे तो 12 मतलब हाइट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर डी। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो बहुत आसानी से बना पाएंगे आप। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या होते हैं 2/3 गुने ऊंचाई। देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये हमें बता देना है। तो कौन है सबसे बड़ी भिन्न? चलिए 2/3 का वैल्यू क्या होता है? तो 2/3 का वैल्यू होता है 0.66 होता है। जस्ट इसके बाद 3.5 का वैल्यू कितना होता है? तो आप बताएं 3/5 का वैल्यू होता है 0.6 होता है। जस्ट उसके बाद 8/11 का वैल्यू कितना होता है? 0.73 होता है। जस्ट 11/17 का वैल्यू कितना बताएंगे? 0.65 होता है। तो अब खुद आप बता दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा ये थर्ड नंबर यानी ये वाला 8/11 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है क्या? एक समय पर किसी पोल की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण हमें बता देना है कि क्या हो जाएगा।
चलिए 9 कोण बताना है। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल बनाया 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ए है, ये बी और ये सी है, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये थीटा है हमारे पास। ओके, अब कह रहा है कि ए सी बी जो दिया हुआ हमारा थीटा डिग्री है, ए बी हमारा क्या है, तो ए बी आप बता देंगे परपेंडिकुलर है। ओके, जिसे हमने एक्स मान लिया, इसे हमने एक्स मान लिया। बी सी कितना हो जाएगा, √3x हो जाएंगे। तो हमें ये थीटा की वैल्यू बताना है। अब देखिए पी और बी किस में रहते हैं, टैन में रहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सीधे टैन थीटा इक्वल लिखेंगे पी बाई बी। पी कितना है एक्स और बी कितना है, तो आप बताएंगे √3/x। तो एक्स से एक्स कैंसिल करिए, 1/√3 किसके कौन टैन में आता है, टैन 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए टैन 30 डिग्री इक्वल यहाँ पे हो जाएंगे टैन थीटा। तो टैन टैन कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू कितना 30 डिग्री, हमें वही तो फाइंड करने थे। तो आंसर्स क्या बन गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गए। आगे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है, तो इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधे हम लोग रखेंगे, ये 2 वाला और 5 वाला को डिवाइड कर देंगे, जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे, 5 वाला को ऊपर रखिए। सीधे से होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इधर भी रखिए 4/3 पाई आर क्यूब रखिए। तो ये 4/3 कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, तो आर क्यूब मतलब 5 का 3 टाइम्स लिखिए, 5 का 3 टाइम्स और नीचे में 2 का 3 टाइम्स, ये हो जाएंगे ना। चलिए तो गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 125 और बट्टे हो जाएगा 8। इसको काटिए, लगभग में आपको बता देना है क्योंकि इसमें कोई डेसिमल वाले है नहीं, तो हमें डेसिमल न बल्कि अप्रोक्सीमेटली ही बता देना है। तो इसे काटेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 1 और 5.62, लगभग देखिए 15.62 आया। इसे हम लोग 16 भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, पॉइंट डेसिमल 5 से ज़्यादा है, तो इसे हम लोग 16 भी बोल सकते हैं। तो आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा, पूर्ण गोले जो बना सकते हैं, मतलब कि 15 से ज़्यादा है, मतलब 15 तो एग्जैक्टली बन जाएगा। कितने पूर्ण, हाँ कितने पूर्ण, तो 15 पूर्ण बन जाएंगे। आंसर हम लोग का यही करेक्ट होगा, 16 नहीं, क्योंकि पूर्ण ही बताया गया कि कितने बन सकते हैं, तो बनेंगे 15 टोटल। आगे देखिए, कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं क्या, कि n जो है, n को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। तो n को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 3 बचता है। तो वो n हम क्या ले, है ना, यही ना सोचना है कि जब 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो आप सपोज कर लिए क्या कि हम n जो है 10 मान लेते हैं, अपने से मान लीजिए कि हमने 10 मान लिया, जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास रिमाइंडर 3 तो आएगा ही, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 6n को 6 और गुने 10 को, मतलब अब क्या, 60 को यदि 7 से डिवाइड करो तो 7 8 56, यानी 4 रिमाइंडर आएगा, क्या है 4, तो यस ऑप्शन नंबर आप बी बता देंगे, है ना। तो ऐसे आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं का अनुपात दिया है 3 और 4, यदि उनकी ऊंचाई का अनुपात 4 और 9 दिया हुआ है तो उनके आयतनों का अनुपात हमें बताना है। देखिए आयतन यदि आपको याद होगा ना, बहुत ही आसानी से बना पाइएगा आप इसको। तो बेलन के आयतन होते क्या है बताइए पहले, तो आप बताएंगे पाई आर ए स्क्वायर एच होते हैं, है ना। दूसरी क्या है, वो भी रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर। देखिए एक और बात, यहाँ पे आर नहीं काटेंगे आपके, क्या, क्योंकि आर दोनों का अलग अलग है, तो हम काटेंगे सिर्फ और सिर्फ पाई को, पाई से कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया आर इसकी 3 है और इसकी 4 है। 3 वाले के करेंगे तो 9, यहाँ पे 4 वाले के करेंगे तो 16, और एच के कितने हैं, तो एच है इसके पास 4 और एच इसके पास है 9। तो अब देखिए ये 9 से 9 कैंसिल, ये 4 से 4 टाइम में, यानी रेशियो क्या आ गया, 1:4 के रेशियो आ गया ना, 1 और 4 का। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, राइट आंसर ए बन रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है क्या, कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी इस प्रकार बने वृत्त का व्यास है कि ए डी सी कितना है, 150 डिग्री है, तो हमें बी ए सी बराबर बता देना है कि कितना डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक वृत्त बना दिया, अब वृत्त में बताया गया कि यहाँ पे ये व्यास है, चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसमें जो दिया गया है आपका, पहले नामकरण करते हैं, ये ए है, ओके, ये बी है और इसका नाम सी, यहाँ पे ये टच है और ये डी है, ओके। इसका तो ओ आपको पता हो सेंटर है। चलिए जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, ए डी सी, देखिए ए डी सी दिया हुआ है, ये वाला ये दिया है कितना 150, कितना दिया है 150 दिया है। तो हमें बी ए सी बताना है, क्या बी ए सी,
मतलब ये वाली बतानी है, ये कितनी होगी। तो बताइए कितनी हो जाएगी ये। तो इसे हम बनाने के लिए करेंगे दोस्तों, क्योंकि ए बी हमारा व्यास है, ओके ना। अब ये जो हमारा 150 आया, जस्ट ये इस दोनों का सम आपको याद रखने होंगे दोस्तों। जस्ट ये सामने वाले जो होते हैं ना, इस दोनों का सम होता है 180। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ओके। अभी जस्ट इसके आगे हम बताते हैं यहाँ पे क्या होंगे। जस्ट यहाँ पे हमने लिखा कि एंगल ए बी सी इक्वल 180 और माइनस 150 होंगे, मतलब 30 डिग्री आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। अब कह रहा है क्या, एंगल ए सी बी इक्वल 90 डिग्री। बिकॉज क्यों, तो ए बी व्यास से वृत्त पर बना कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल जो है ए सी बी, उसमें हम लिखेंगे क्या कि बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये जो हो जाएगा हमारा 180 माइनस हो जाएगा कितना 30 और प्लस 90, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो 120, घटाइएगा कितने आ जाएंगे 60 डिग्री। यानी हमारा बी ए सी जो आ जाएगा वो कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनाइएगा, है ना। देखिए कह रहा है कि 4 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़के के होने की प्रायिकता हमें बता देना है। तो देखिए अब इस प्रायिकता जो होगी 4 लड़की होने की प्रायिकता बताना है ना, 4 लड़के होने की प्रायिकता क्या हो जाएंगे, तो 1 और माइनस यहाँ पे हम पी रखते हैं ना, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर होंगे। तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितने 1/1/16, ये 16 में से 1 घटाइएगा यानी 15 क्या हो जाएंगे 16, क्या होंगे 15/16। ऑप्शन नंबर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेंगे। देखिए कह रहे हैं प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या बताना है। तो देखिए प्रथम अभाज्य है ना, तो क्या क्या होगा, पहला 2, फिर 3, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा 7, फिर 11, फिर 13 होगा। तो ये 5 हमने लिख लिया, 6 अभाज्य संख्याएं लिखी। इसका माध्यक हमें निकालना है। माध्यक के लिए सभी नंबर को काउंट करने, पहले 1 2 6 तो टोटल यहाँ पे दिया ही है। तो हम लोग लिखेंगे n/2 और प्लस हो जाएगा n/2 प्लस 1वां पद जो होगा। तो n/2 मतलब तीसरा और प्लस चौथा पद, तीसरा और प्लस चौथा पद का आधा। तीसरा और चौथा कौन है, तो तीसरा ये है 5 है और चौथा कौन है हमारा, तो आप बताएंगे 7। 7 और 5 कितने 12, 12 का आधा कितने 6, यानी आंसर क्या बनेंगे, राइट आंसर सी। देखिए 0 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी, क्या हो जाएगी, तो आंसर बता देंगे अनगिनत होगी। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल क्या है, 2 है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला ही ऑप्शन उठा के देखते हैं हम, हमें मूल 2 निकालना है। देखिए तो x² -4x और -21 इक्वल कितने हैं 0। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, हमें क्या चाहिए, मूल 2 चाहिए। मूल 2 चाहिए, उसके लिए क्या लिखते हैं, फॉर्मूला याद रखने चाहिए, b² - 4ac, मूल निकालने का यही फॉर्मूला है। चलिए निकालते हैं। b का वैल्यू कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर कितना है यहाँ पे b कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे जो मूल निकालने हैं उसके लिए हम लोग सीधे यहाँ पे 2 रखेंगे वैल्यू, है ना। तो ये 2 का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4, माइनस ये 4 दूना कितने हो जाएंगे 8 और -21 इक्वल कितने 0। कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे, माइनस में 25 डजंट इक्वल 0, मतलब ये जो माइनस में 25 आया ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये पहला तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आइए दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास क्या है कि x² -4x और +5, चलिए इसमें रखते हैं हम लोग 2, तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8 होगा और प्लस ये हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, ये माइनस रहेगा 4 दूना 8 और प्लस ये 5। ये देखिए 4 5 9, 9 में से आप 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, ये भी डजंट इक्वल 0, तो ये भी नहीं हुआ हमारा। चलिए सी ऑप्शन उठा के देखते हैं। सी हमारे पास है x² -2x और +21 इक्वल 0। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 और 2 में गुना करेंगे 4 और प्लस 21। ये देखिए ये 4 और 4 कैंसिल, ये भी डजंट इक्वल 0, मतलब 21 0 के बराबर नहीं है। अब तो बच गया लास्ट ही, ये होना ही चाहिए हमें लगता है, जैसे कि देखिए 2x² और -7x और +6 इक्वल कितने 0। 2 तो 2 रखिए, ये 4 हो जाएंगे माइनस ये 7 और 2 कितने हो जाएंगे 14 और प्लस ये 6 इक्वल 0 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे 8 और माइनस ये 14 और ये प्लस 6, ये देखिए 8 और 6 कितने होते हैं 14 और माइनस में 14 इक्वल 0 है, ये दोनों कट जाएंगे मतलब 0 इक्वल 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी फुलफिल कर गया। तो राइट आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट बताइएगा। देखिए कह रहा है पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल, 5 साल पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनके वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है कि क्या हो जाएगा। तो हम मान लेते पिता की आयु क्या है x है और पुत्र का 45 माइनस x है। देखिए फादर की आयु x और उसके सन की आयु कितनी है तो बता देंगे 45 में से x होंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं 5 साल पहले उनकी आयु जो है 45 माइनस x का गुणनफल बताया रहा है कितना हो जाता है, गुणनफल 124 हो जाता है। ठीक है गुणा कर देते हैं हम लोग तो कितने आ जाएंगे, इसमें गुणा करेंगे तो x माइनस तो 5 रहेगा ही, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 45 में से 5 घटेगा मतलब 40, तो आप लिखेंगे 40 और माइनस x हो जाएगा इक्वल कितना 124। चलिए इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 45x माइनस हो जाएगा 200 और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 124 हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग घटाते हैं क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस ये हो जाएगा 324 हो जाएगा इक्वल 0। अब जो है कि ये हमारा 45 ऐसा कोई फैक्टर जो गुणा करने पे हमारा 324 आना चाहिए, तो अब बता देंगे क्या 36 और गुणे 9 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 324 और दोनों को ऐड करेंगे तो 45 भी आ जाएगा है ना। तो यहाँ से सीधे बोल सकते हैं जो सबसे एज सबसे ज्यादा वाला है ये इसके पिता की आयु है और ये उसके बेटे की आयु बता सकते हैं हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं ये इसी से निकलेगा ही जस्ट। अच्छा चलिए इसको हम लोग कंप्लीट ही कर देते हैं 36 और 9 का। तो देखिए यहाँ पे 36 और 9 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएंगे आपके माइनस में 36x माइनस में 9x और प्लस में 324 होंगे इक्वल 0। इसमें और इसमें कॉमन निकालिए तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से x निकलेगा तो x माइनस 36 है ना और यहाँ पे माइनस ये 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस 36। अब देखे ना यहाँ पे क्या क्या निकला x माइनस 36 निकला और दूसरा जो निकला x माइनस 9 निकला इक्वल 0। तो इससे निकालेंगे x की वैल्यू 36 आया, इससे निकालिएगा x की वैल्यू 9 आ गया। तो ये देखिए 36 और एक आया 9, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि पिता की आयु कितना आ गया 36 वर्ष आ गया क्योंकि एग्जैक्टली बड़ा है और पुत्र की आयु कितना आ गया 9 आ गया। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुना है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुना है तो वह संख्या क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी हम मान लेते हैं दो अंकों की संख्या क्या है वो है 10x प्लस वाई, 10x और प्लस वाई है दो अंकों की संख्या हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 10x और प्लस वाई इक्वल जो हो जाएंगे हमारा 4 इंटू एक्स प्लस वाई है ना। अब देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6x हो जाएंगे इक्वल में कितने हो जाएंगे 3y क्यों होंगे क्योंकि इसे गुणा करेंगे फिर आके इधर घटेगा तो 4 ही हो जाएगा ना, ये y भी जाके इधर घटेगा तो 3y हो जाएगा। ठीक है यहाँ से काट देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2x इक्वल हो जाएगा हमारे पास y। ये हम फर्स्ट इक्वेशन से रखते हैं मतलब y की वैल्यू 2x है या फिर 2x की वैल्यू y आ गई। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि 10x और प्लस वाई इक्वल है 2xy है ना। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि 10x प्लस y की वैल्यू जस्ट अभी हमें समीकरण 1 में देखें क्या है 2x रख सकते हैं इक्वल में यहाँ पे 2x और y की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे 2x रखेंगे। अब चलिए गुणा करते हैं हम लोग तो कितने आ जाएंगे ये हो जाएगा 12x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक x कटेगा 4 से 3 टाइम में मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। x की वैल्यू जब 3 आ गया तो पहला ही इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखिए तो 3 दूनी 6 मतलब y की वैल्यू कितना आ गया 6, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी वो संख्या यहाँ पे हम रखते हैं तो आप बताएंगे क्या कि ये हो जाएंगे हमारे पास 3 आया है x की वैल्यू आया है ना 3 तो 30 हो जाएंगे ये 30 और y की वैल्यू 6 आया जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे वो संख्या जो आएगी हमारी 36 आनी चाहिए। तो है क्या ऑप्शन नंबर तो यस ऑप्शन नंबर आप बताएंगे राइट आंसर ए है आपका 36। देखिए आगे कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, बताइए क्या होगा वो हमेशा ही अपरिमेय होगा, अपरिमेय और परिमेय में गुणा करेंगे तो हमेशा ही अपरिमेय आएगा आंसर बी होगा। देखिए निम्नलिखित बटन का हमें बहुलक बताना है कि क्या होगा। चलिए बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आते हैं है ना,
तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा दिखाया जा रहा है, देखिए बरम्बटा और वर्ग अंतराल हमें दिया है, हमें बहुलक बताना है और देखिए डेसिमल में आया है दोस्तों। तो बहुलक के लिए हमें निकालने होंगे बहुलक। तो बहुलक के फॉर्मूला यदि आपको पता है तो बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। देखिए बहुलक के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखिए कि मोड बराबर होता क्या है। बहुलक बराबर होता है एल प्लस होता है आपके पास F1 है ना, F1 माइनस होता है F0 अपॉन होता है 2F1 माइनस होता है F0 और माइनस होता है F2 है ना, इनटू में होगा हमारा क्या, तो H। ये होता है फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूला को हमें फॉलो करना है। एल यहाँ पे आप सोच रहे हो क्या है, तो एल जो है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग वो है क्या हमारा, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यही 32 वाला, यानी क्या है 20 और 30, यही है हमारा निम्न वर्ग। 20 है, उच्च वर्ग क्या है 30 है, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग तो हमें मिल गया, इसका मतलब होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग क्या है, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, ओके प्लस रखिए, यहाँ पे ब्रैकेट डालिए F1, F1 क्या होगा फिर यहाँ पे, और F0, F0 कहने का मतलब है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता। इसके जस्ट पहले क्या है 17 है, तो वो 17 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 2 और गुने यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, पहले तो ऊपर रखेंगे यहाँ पे 32 और माइनस में हो जाएंगे, जीरो का मतलब क्या है उससे पहले वाला, तो -17 करिए, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और गुने यहाँ पे हो जाएगा F1, F1 क्या है 32 है, तो 32 करिए और माइनस है F0 कितना है, तो 17 है, माइनस F2 जस्ट इसके बाद वाला ये 10 आएगा, तो 10 रखिए और इंटू H कितना है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 10 है, तो 10 रखिए, बस हो गया। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और प्लस 32 में से 17 घटाएंगे तो 15 बटे ये कितना हो जाएगा 64, 64 और में से 27 घटा लीजिएगा तो कितने हो जाएगा 37 है ना, और गुने हो जाएंगे 10। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं तो कितने आ जाएंगे आपके पास, इसे 150 को हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 20 तो रहेगा और प्लस ये आ जाएगा 4.05, यानी 24.05 आना चाहिए। 24.05 है क्या, तो आप आंसर बताएंगे यस 24.05 ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर ये बन जाएंगे। है क्या कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न हमें बताना है कि क्या है। चलिए पहले तो जो दिया है पहले करिए, अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारा अंश p है, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, और हर जो है हमारा q है, इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया, तो कितने हो जाते हैं 1/2 हो जाते हैं। ये तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 2p हो जाएगा और +4 ये q और +2 हो जाएगा। मतलब आप सीधे लिख सकते हैं क्या कि 2p माइनस 2p और माइनस q आ जाएगा। इक्वल में कितना भेज देंगे तो आप लिख देंगे कि माइनस में 2 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं। इसे समझ रहे हैं ना, इसे क्रॉस मल्टीपल इसको करना है तब जाके ये आपका आ जाएगा। तो देखिए ये 2p माइनस q इक्वल क्या आ गया -2 आ गया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर लेकिन बाद में भी कह रहा है कि अंश और हर में हमें 7 भी घटाने हैं। तो चलिए अब 7 को घटाते हैं हम लोग, p -7 ओपन हो जाएगा q -7 कितने आ जाते हैं 1/3। चलिए इसे भी क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो ये 3p और -21 हो जाएंगे। इसे करिएगा q और -7 तो -7 और इधर से प्लस में 7 आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएगा। मतलब आप सीधे बताएंगे कि 3p और -q इक्वल कितने हो जाएंगे 14। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन अभी जस्ट क्या निकाले हम लोग 2p माइनस क्यू इक्वल -2 निकाले हैं ना। जस्ट 1 और 2 को हम लोग घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट हम लोग बनाते हैं, पहला क्या था हमारा कि यहाँ पे 2p था, पहला लिखिए 3p और -q इक्वल 14, ये हमारा सेकेंड आया है। पहला क्या है हमारे पास, तो 2p और -q इक्वल कितना है हमारे पास -2। अब देखिए दोनों को हम लोग यदि घटाते हैं तो यहाँ पे ये माइनस ये प्लस और ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा तो ये घटाएंगे तो आपके पास माइनस तो आएंगे p, और यहाँ पे इसको घटाइएगा माइनस नहीं बिकॉज ये बड़ा है। अब देखिए ये p आ गया और 14 में से 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16, p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। जब p के वैल्यू 16 आ गया है तो q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे q का वैल्यू बता देते हैं आपको क्या हो जाए। कोई भी इक्वेशंस में आप p का वैल्यू रखिए 16, ओके ना। जैसे हम पहला ही इक्वेशंस में रखते हैं ये वाले में 2p माइनस q इक्वल -2 है। चलिए यहाँ पे 16 रखेंगे, 16 टू जा 32 हो जाएंगे, माइनस q है इधर आएगा तो ये प्लस में 2 और इधर q चल जाएगा, यानी q का वैल्यू कितना आ गया 34 आ गया। q का वैल्यू 34 और p का वैल्यू 16 आ गया। तो हमारा वो कौन सा फ्रैक्शंस होगा, तो फ्रैक्शंस के लिए p क्या आ गया है 16, p आ गया है 16 और q कितना आ गया है 34 आ गया है ना।
अब देखिए क्या इससे और भी छोटा हो सकता है, तो काटेंगे हाँ 2 से 8 टाइम में 2 से काटिएगा तो 17 और 8/17 अब इससे तो छोटा होने वाला है नहीं। 8/17 देखिए है क्या फ्रैक्शन वो, तो यस ऑप्शन नंबर आपके है वो है ऑप्शन ए करेक्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, हमें बताना है द्विघात समीकरण कौन है। तो आइए देख लेते हैं कौन है इसमें द्विघात समीकरण। पहला उठाइए ऑप्शन, क्या है हमारे पास 2x³ माइनस 3x इक्वल क्या है x+1 का होल स्क्वायर है ना। चलिए इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये तो रहेंगे हमारे पास 2x³ माइनस में 3x इक्वल a+b का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab ये तो होंगे। इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2x³ माइनस में x² आ जाएगा, प्लस में 5x रहेगा, माइनस में 1 इक्वल 0 आएगा। इतना तो आएगा। यह द्विघात समीकरण क्या है, तो नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ गया। ओके, इसका द्विघात समीकरण निकलेगा भी नहीं। आगे देखिए ये जो हमारे पास है, अब सेक्शंस बी को बनाते हैं, ऑप्शंस बी को देखते हैं। तो ऑप्शंस बी में देखेंगे x² माइनस 2√x और प्लस है 3 इक्वल 0। देखिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको बता दें कि x² और माइनस √x हम लोग का यदि इसका होल स्क्वायर डालें इक्वल में माइनस में 3 का होल स्क्वायर डालें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा x⁴ माइनस में 4, यहाँ पे हो जाएगा x² √x हो जाएगा और प्लस में 4x इक्वल में क्या होगा, तो 9 होगा। इसे आगे करिएगा तो x⁴ माइनस 4x² √x होंगे और प्लस में हो जाएगा 4x माइनस में 9 इक्वल 0। यह भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आइए सी को उठा के देखते हैं। सी हमारे पास है 3x² प्लस 2 इक्वल में है 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 4 है। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे 3x² प्लस में 2 रहेगा इक्वल में a माइनस b का होल स्क्वायर है तो 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में x का करिएगा तो x और माइनस में होगा 3 2 6x और प्लस 4 हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 3x² और ये x² घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2x² प्लस में ये हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस में 11 इक्वल कितना हो जाएंगे 0। तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, हमें बताना ही था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये डी को भी देख लेते हैं है या नहीं। x² माइनस 1/x² इक्वल 4, तो इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ और माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 4x² होगा। यहाँ पे लिखेंगे x⁴ आ गया माइनस में 4x² माइनस 1 इक्वल 0। ये भी हमारा द्विघात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या है 4x² है ना, 4x² माइनस 4x प्लस 1 यहाँ पे लिखा गया हमारा। तो देखिए पहला यहाँ पे दिया गया a का वैल्यू 4 है आपके पास, b का वैल्यू -4 है ना, और c का वैल्यू क्या है 1 है, लिखा गया है यहाँ पे। जस्ट हम लोग लिखा लेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a होता है। माइनस बी कितना है, तो माइनस बी आप बता देंगे 4 है, 4 प्लस में हो जाएगा और ए कितना है 4 है, दोनों को काटिएगा तो कितना 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c कितना है हमारे पास 1 और बट्टे a कितना है 4, मतलब 1/4 आ गया। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, कह रहा है क्या अल्फा अपन बीटा और प्लस है बीटा अपन अल्फा, यही है ना। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा ना। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो a² प्लस b² को हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू ए बी होता है, अपॉन में ए बी तो रहेगा ही। चलिए ए प्लस बी का भी वैल्यू 1 आया है, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है, तो 1 रखिए और -2 इंटू बी यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 1/4 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 0.5, 1/2 का मतलब होता है आधा। अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है, 1/4 कहने का मतलब क्या है, तो 1/4 यहाँ पे रखेंगे
तो कितना आ जाएंगे, एक में से 0.5 घटाइए तो 0.5 और बट्टे में आ गया हमारे पास 0.25। ये क्यों कह रहे हैं, 1/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस डेसिमल को ब्रेक करेंगे तो ये ऊपर 100 चल जाएगा, इस नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 टाइम में कटेगा। अब देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 2 टाइम में, यानी क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है कि पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, तो क्या आएगा p का वैल्यू, यहाँ पे हमें वो बताना है। तो p का वैल्यू क्या आएगा, देखिए जब x माइनस 2 से भाज्य है ना, x माइनस 2 इक्वल 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है तो 2 है। तो x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 रखेंगे इसमें तो 8 आ जाएगा, प्लस में 4 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 और 4 गुना करेंगे 16 माइनस p और 2 में गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा और प्लस में 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो अब देखिए प्लस और प्लस 8 और 8 कितने 16 और प्लस 16 32 हो जाएगा। यहाँ पे 32 इक्वल लिखेंगे हम लोग 2p लिखेंगे, माइनस है तो प्लस में चल जाएगा, 2 से काटेंगे यानी 16, p का वैल्यू हमारा जो आ गया वो 16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि tan cos इनवर्स इंटू एक्स किसके बराबर है, यह किसके बराबर है, चलिए इसको हम लोग बताते हैं किसके बराबर है। ये आपको बता दें, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि cos ये लिखा गया है cos के पावर -1 x इक्वल कितने हैं a हमने मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि cos अल्फा या फिर cos a इक्वल हमने x लिखा, cos a इक्वल हमने x लिखा। देन ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 1 माइनस एक्स का ये रूट में स्क्वायर दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये अल्फा है हमारे पास, ये तो राइट एंगल है, ये 1 है इसका वैल्यू। ओके तब हम लोग लिखेंगे क्या कि tan a इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएंगे x होगा ना। तो हम यहाँ पे बताएंगे क्या कि tan यहाँ पे लिखेंगे cos माइनस एक्स cos के पावर -1 इंटू हो जाएगा x इक्वल लिखेंगे हम लोग tan 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएंगे हमारे पास x, ये हो जाएंगे ना। तो आंसर्स क्या बनेगा देखिएगा, तो आंसर्स बता देंगे, ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट अंडर में है, तो वो कौन सा है ऑप्शन नंबर, वो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, तो राइट आंसर ए करेक्ट बन जाएंगे। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए हुए -5 1 और ऐसे दिए हैं त्रिभुज को शीर्ष। चलिए हम लोग इस त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए एक है -5 और -1, दूसरा है 3 और -5, तीसरा क्या है 5 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिभुजों के 3 शीर्ष दिए हैं हमारे, देन यहाँ पे आपको पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। चलिए इसका फॉर्मूला यदि आप याद होंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या कि x1 ये हो जाएगा y2 माइनस y2 माइनस हो जाएगा y3 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे x2, ये क्या होगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में लिखेंगे हम लोग x3, ये हो जाएगा y1 और माइनस y2 होगा ना। चलिए इसे आगे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे 1/2, अभी जस्ट x का वैल्यू हमने बता दिया है क्या रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे -5, ये हो जाएगा -5 और माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस और माइनस में हो जाएगा 1, ओके ना। और प्लस में हम रखेंगे यहाँ पे क्या +5 और माइनस में यहाँ पे है 1 और माइनस में माइनस यहाँ पे 5 है हमारे पास। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा 35 प्लस हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 20, है ना। इक्वल में कितने आ जाएंगे टोटल, तो ये आ जाएंगे आपके पास 32, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर आप बताइएगा राइट आंसर्स ये बताएंगे 32। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य माध्यिका और बहुलक का योग हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। पहले टोटल पदों की संख्या कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। अब देखिए माध्य निकालेंगे कैसे, तो माध्य निकालने के लिए सभी का योग बट्टे 6 कर देंगे, तो सभी को ऐड कर दीजिए। 18 और 12 कितने हो जाएंगे 30,
और 30 और 20 कितने हो जाएंगे 50, 50 10 60, 60 70 और 72, 72 को 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12। हमारे पास क्या आ गया, माध्य आ चुका है। माध्य कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए बहुलक तो हमें सीधे से दिख रहा है 12 है, बहुलक भी 12 है, तो इतना तो कंफर्म है कि सभी, अच्छा सभी का योग बताना है हमें, ठीक है। माध्य 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 और हमारे पास बहुलक आ गया है। अभी माध्यिका हमें फाइंड करने हैं, तो माध्यिका के लिए क्या होते हैं, टोटल नंबर 6 है, 6 और बट्टे 2 और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे छठा और प्लस, टोटल कितने हैं 6 और प्लस हो जाएगा सातवां का आधा। छठा और सातवां का आधा, छठा जो है, छठा का आधा सीधे से कहेंगे तो मतलब तीसरा, और प्लस यहाँ पे चौथा पद का आधा। तीसरा कौन है पद, तो तीसरा पद हमारा पहले 8 होगा, फिर 10, फिर 12, है ना, फिर 12, फिर 12, तो 1 2 और 3 चौथा, मतलब 12 ही 12 निकल रहा था, 24, 24 का आधा 12। अब देखें ये तीनों का हमारा जो सम आया वो कितना हो जाएगा, तो 12 माध्य आया, माध्यिका 12 आया, बहुलक भी 12 आया, सभी को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी आंसर्स बनेंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 3/10 और 2/5 का लघुत्तम समवर्तक हमें बताना है, तो फ्रैक्शंस में है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको बता दें, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर का एलसीएम कितने हो, 3 और 2 6 हो जाएंगे एलसीएम, नीचे का एचसीएफ 5 और 10 का कितना हो जाएगा 5, 6/5 है क्या, तो ऑप्शन नंबर आप बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे आपके। देखिए अगला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 साइंस की है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है, कौन सी है बताइएगा, तो आंसर बता देंगे, वो है एंथ्रासाइड सबसे उच्च, और सबसे निम्न जो है लिग्नाइट है ना। एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत लगभग 90% होती है, 90 से 95 करीब में, है ना। जस्ट उसके बाद सेकेंड पे आती है बिटुमिनस, उसके बाद आता है सब बिटुमिनस, उसके बाद लास्ट में आता है लिग्नाइट आता है। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर बताएंगे रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था, रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था, तो आंसर यहाँ पे सी करेक्ट बताएंगे। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण एक जो है एक दिशीय होता है। लिंडमैन के नियम के अनुसार जो है शाकाहारी जंतु उत्पादन की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादन का 10% भाग अपने में संचित या फिर स्थिर रख करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है ना। आगे क्वेश्चन से क्या कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी है इसमें, तो आंसर बताएंगे जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे। धातु का ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, कौन है बताएंगे, तो आंसर बताएंगे इसमें मैलपीगी नलिकाएं, आंसर डी करेक्ट बताएंगे। जैसे तिलचट्टे है, इसके हृदय हृदय के कोष्ठ जो है कितने भाग होते हैं हृदय कोष्ठ में, तो आप आंसर बताएंगे 17 हो टोटल भाग होते हैं। और मनुष्य में कितने होते हैं 4 होते हैं, मछली में कितने होते हैं 2 होते हैं, मेढक में कितने होते हैं 3 होते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि दाब का एसआई इकाई बताइए, दाब का एसआई इकाई क्या होगा, तो दाब का एसआई इकाई बताइए पास्कल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। कह रहा है कि काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है, काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आंसर बताएंगे ये है गुजरात में, आंसर डी बताएंगे। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, सबसे पहला है तारापुर। फिर है कैगा कहाँ है, कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नौरोरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, राव भाटा कहाँ है राजस्थान में, कुंडनकुलम कहाँ है तमिलनाडु में है। आगे है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर, पृथ्वी व सेब के बीच जो गुरुत्वाकर्षण लगती है, जब सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर व सेब के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, यदि पृथ्वी के द्वारा सेब पर जो है आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम जो है F2 है, तब क्या होगा, तब आप बता देंगे क्या यहाँ पे F1 और F2 बराबर होते हैं। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है, किसका अपरूप है बताइएगा, तो आंसर बता देंगे यह जो अपरूप है कार्बन का अपरूप है, किसका है, कार्बन का अपरूप है, आंसर डी बता देंगे। आगे क्वेश्चन से क्या, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी है बताएंगे, तो आंसर बताएंगे फ्लोरीन का, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन
आयोडीन सभी हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। हैलोजन का अर्थ क्या होता है? लवण उत्पादन। हैलोजन में सबसे छोटी आकार क्लोरीन का होता है। आगे क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? सबसे ज्यादा किसमें बताइएगा सिट्रिक अम्ल होता है? तो वो होता है नींबू में। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, नींबू में सबसे ज्यादा होता है ना। मौलिक अम्ल सेब में होता है दोस्तों, मौलिक अम्ल सेब में होता है। इमली में कौन होता है? टार्टिक अम्ल होता है। दूध और दही में लैक्टिक एसिड होते हैं, और जो खट्टे फल होते हैं इसमें साइट्रिक एसिड होता है। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? कौन है मच्छर द्वारा फैलने वाली? तो आंसर बताएंगे मलेरिया। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, मलेरिया मच्छर द्वारा फैलती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजुआ के कारण है ना। आगे क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश करना होगा। क्या करना होता है? तो आंसर बताएंगे 273 घटाना होता है ना। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट बता देंगे। क्या करने होते हैं? 273 को घटाने होते हैं। आगे कह रहा है वायवीय श्वसन क्या है? बताइएगा वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन आप बता देंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं से 38 एटीपी प्राप्त करते हैं। वायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। आगे देखिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकालेगी। क्या निकालेगी? तो आंसर बताएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। आंसर डी करेक्ट बता देंगे। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए। तो आंसर बताएंगे दांत की परत। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, दांत की परत। मानव खोपड़ी की हड्डियों की संख्या कुल कितनी है? तो आंसर बता देंगे खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या जो है उसके 29 है, 29 है, ठीक है ना। और चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 है। चेहरे में कितना है? 14 है। और कान में कितने हैं? तो 6 होते हैं। एक कान में 3 होता है और दूसरे कान में 3, मतलब टोटल 6 होता है। उंगली का नाखून जो है कोराटिन नामक पदार्थ से बना होता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप बताएंगे जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसी कारण। आंसर डी करेक्ट बता देंगे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे? श्रेणी क्रम में। आंसर्स बताएंगे, राइट आंसर सी करेक्ट। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो कौन सा है? सोडियम। आंसर ये बताएंगे। केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है, इसको आपको पता है। इसका जो है Na क्या है? सिंबल है इसका। और इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। द्रव्यमान कितना है? लगभग 22-23 है इसका, है ना। कह रहा अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से अलग है। अलैंगिक प्रजनन में डैश है। क्या है बताइए? अलैंगिक प्रजनन में कहे कि नए जीव जो है जनक माता पिता के समान होते हैं। आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प हमें भरना है। वे पौधे जिनमें पौधे के अलग अलग भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित होते हैं। तो आंसर बता देंगे, वे संबंधित होते हैं थाइलोफाइटा से। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। थाइलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक, जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जीव पौधा है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है और कवक का माइकोलॉजी में। बर्फ पर उगने वाला शैवाल जो है क्या कहलाता है? क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। चट्टान पे उगने वाला शैवाल लिथोफाइट्स कहलाता है। थाइलोफाइट में संवहन ऊतक नहीं होता है। टेरिडोफाइट जो है अपुष्पित पादप का समूह होता है। देखिए अगला जो सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 4 सोशल स्टडीज का। क्वेश्चन इसमें है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था 1857 में? तो आंसर बताएंगे, यह के थे बेगम हजरत महल के थे। ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल का नाम जो है मोहम्मदी खातून थी। और दिल्ली से कौन किए थे? तो बहादुर शाह जफर किए थे। कानपुर से नाना साहब के थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खां। फैजाबाद से कौन? मौलवी अहमद उल्लाह के थे। और फतेहपुर से अजीमुल्लाह किया था। कह रहा है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? किसने रखी थी?
तो आंसर बताएंगे जॉर्ज पंचम ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, जॉर्ज पंचम ने रखा था। हार्डिंग द्वितीय के समय जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आया था। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजित हुआ था। आगे क्वेश्चन देखिएगा, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो आंसर बता देंगे 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत कोरम के सदन में कुल सदस्यों की संख्या सदस्यों का 1/10वां होना 10वां भाग उपस्थित अनिवार्य है। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना है? 250 हो सकती है। राज्यसभा का गठन जो है कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 80 में किया गया है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है बताइए। तो आंसर बताएंगे भारत तो है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान नहीं है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। सार्क का स्थापना कब होता है? 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? जीवन के अधिकार बताएंगे। तो आंसर बताएंगे अनुच्छेद 21 में। राइट आंसर डी करेक्ट बताएंगे, अनुच्छेद 21 में है। तो 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और 32 में क्या है? तो आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अंत है। 34 में क्या है? तो 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि मतलब मार्शल लॉ जो होता है प्रवृत्ति है, तब उस भाग पर जो प्रदत्त अधिकारों का निवर्धन जो है संबंध प्रावधान होता है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो आंसर बताएंगे कनाडा से। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। आगे देखिएगा, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक मूल अधिकार जो है और यूएसए से लिया गया। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? किसका निर्माण करवाया था 1921 में एडविन लुटियंस ने? तो आंसर बता देंगे, वो करवाया था इंडिया गेट का। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। इंडिया गेट वो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है एडविन लुटियंस ही बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है? जॉर्ज विटेट है। जॉर्ज विटेट है। कह रहा है कि हमने कि कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसे? तो आंसर बताएंगे ओटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाई। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट बताएंगे, है ना। कपास की श्वेत स्वर्ण मतलब कि व्हाइट गोल्ड भी इसे कहते हैं। कपास जो है मालवेसी कुल के पौधा है यह, है ना। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? बताइए कौन थे? तो आंसर बताएंगे राजा राम मोहन राय जी थे। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, है ना। आत्मीय सभा का स्थापना इन्होंने किया 1815 में, है ना। और ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में किए थे इन्होंने ही। देखिए निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड 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 वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? बताइए किसे दर्शाया गया है लोगों में? तो आंसर बता देंगे, इसमें दर्शाया गया है ये है विशालकाय पांडा को दिखाया गया है। किसमें? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में जो है दिखाया गया है विशालकाय पांडा को दिखाया गया है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। देखिए रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन दो देशों के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश में लागू नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल कौन से देश में नहीं है? तो यूएसए में नहीं है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन है, क्या इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर की स्थापना का श्रेय जाता है? किनको जाता है? तो आंसर बताएंगे राजा नरसिंह देव प्रथम जी को जाता है। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, है ना। 13वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था। ओडिशा राज्य में स्थित सूर्य मंदिर यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? तो आंसर बताएंगे जेवी कृपलानी। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, जेवी कृपलानी थे। 1885 में जब स्थापना हुआ था उस समय कौन थे अध्यक्ष? तो वेमेश चंद्र बनर्जी, है ना, मुंबई में हुआ था। और जस्ट उसके 2 साल बाद बदरुद्दीन तैयब जी बने मद्रास में।
फिर जो है कि जस्ट उसके नेक्स्ट साल जॉर्ज जूलिया बना था, इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज जूलिया अध्यक्ष था। फिर 96 में जो हुआ था रहमतुल्लाह सयानी जी थे, कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला जो कोलकाता अधिवेशन में। फिर और जो 1923 में जो हुआ था अब्दुल कलाम आजाद जी विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था। देखिए आगे क्वेश्चन है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया है? किसने पेश किया है? तो आंसर बताएंगे लॉर्ड लिटन ने। आंसर सी का बताएंगे लॉर्ड लिटन ने। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए किस तिथि को मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। आंसर डी करेक्ट बता देंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, मेघालय दिवस 21 जनवरी और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। देखिए भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र जो है बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? तो बताएंगे मानस। आंसर करेक्ट बताएंगे मानस। कौन नहीं है? मानस है। मानस जो है कहाँ पे किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मानस अब बता देंगे असम राज्य में स्थित है ना। मानस कहाँ है? असम में। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व की धारणा, तो आंसर बताएंगे यह आयरलैंड से लिया गया है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। और आपको बता दें भाग 4 में है। बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप बताइएगा। तो SLR का बताइएगा स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। स्टैचुरी लिक्विड रेशियो होगा यहाँ पे फुल फॉर्म इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे। देखिए अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश का है। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब क्या होता है? तो ऑल आइज का मतलब होता है उत्साह पूर्वक देखना, यानी क्या हो जाएगा? वॉचिंग एग्रीली होगा। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे है हमारे पास नरेशन। ये नरेशन को बनाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है। देखिए कह रहा है कि सी सेड आई एम इन नो मूड टू वॉक नाउ। तो आंसर्स बता देंगे इसका क्या हो जाएगा कि सी सेड दैट सी वाज इन नो मूड टू वॉक देन। आंसर्स हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर डैश। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा, ये भी इक्वल होंगे ना। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? रेविलियन। रेविलियन मतलब क्या होता है? तो रेविलियन का मतलब होता है विद्रोह, है ना। तो आंसर्स क्या बता देंगे इसका? लॉयलिटी। आंसर्स सी करेक्ट बताएंगे। लॉयलिटी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब निष्ठावान, निष्ठावन। आगे देखिएगा कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम हमें बताना है। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब उलझना। तो जस्ट इसका इसी से रिलेटेड हम लोग बताएंगे कॉमनसन। आंसर्स यहाँ पे डी करेक्ट बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हलचल या फिर हंगामा, है ना। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। क्या है? मनु विल टेल हर लेटर्स। तो क्या बताएंगे इसका? आंसर्स बता देंगे एक्टिव इसका कि सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। आंसर्स यहाँ पे ये करेक्ट बताएंगे, ये एक्टिव का पैसिव। देखिए क्या है हम लोग का? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट को लोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है कि राम वाज पैराइज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप। तो आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे? विजनरी। ऑप्शन नंबर सी फुलफिल होगा, विजनरी होगा यहाँ पे ऑप्शन, है ना। विजनरी लीडरशिप मतलब दूरदर्शी नेतृत्व कह सकते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप बता दोगे काफी आसान, मतलब इजी टास्क सीधे बोल सकते हैं आप। आंसर्स डी करेक्ट बता देंगे। आगे सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। क्या है? हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसका? आंसर्स बताएंगे कि हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है हमारे पास? प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। तो क्या बताएंगे इसका? आंसर्स इसका बता देंगे प्लांट्स अ पार्टिकुलर रीजन कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि किसी क्षेत्र अथवा काल विशेष में पाए जाने वाला पौधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोरा।
आंसर ए बनाएंगे फ्लोरा, राइट आंसर ए बनेगा। फ्लोरा का भी मतलब यही होता है। देखिए आगे क्वेश्चन बनाएंगे क्या, जैसे यहाँ पे फ्लोरा हो गया, जैसे आपके पास क्या है फाउना। ये फाउना का क्या मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षी होते हैं ना। और फ्लोस्टम, यहाँ पे जैसे फ्लोटसैम जो है, फ्लोटसैम का मतलब क्या है, फ्लोटसैम का मतलब है पीने पानी में तैरने वाले जहाजों के टुकड़े, है ना, या फिर बहता हुआ कचरा बोल सकते हैं। और फ्लिंच मतलब क्या है, फ्लिंच का मतलब है यहाँ पे बच जाना या फिर क्या है टमकाना। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट इन डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस, क्या है, श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड प्रिस्यूडेड हिज सिस्टर। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, देखिए इसका बनेगा कि हाउ डिड यू प्रिस्यूड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। राइट आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। देखिए आगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है, द कंपनी प्रॉफिट्स वेयर लॉ एंड दे वेयर फोर्स्ड टू डैश स्टाफ। तो आंसर्स बता देंगे यहाँ पे कि ले ऑफ होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ले ऑफ मतलब जिसका अर्थ क्या होता है, छांटना, है ना, निकालना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, क्या है हमारे पास, rearing of silkworm is called horticulture। जो मतलब कच्चे रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, उसे सेरिकल्चर कहते हैं, है ना, इसमें सेरिकल्चर। आंसर्स ए करेक्ट बता देंगे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है हमारे पास, आई लुक्ड एट हर फेस एंड फाउंड शी वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, आई डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट डैश। तो आंसर बता देंगे सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सब्जेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, वी इंश्योर्ड दैट यू विल गेट अ डैश कॉफर विद द राइट कार फॉर योर डे। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बता देंगे ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म्ड। आंसर्स यहाँ पे डी करेक्ट बताएंगे, यूनिफॉर्म्ड। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है हमारे पास, ग्रेट पीपुल आर ऑलवेज रेडी टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन बता देंगे बी शोल्डर होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी होंगे शोल्डर। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, हिज ब्रदर डैश हिज डैश एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स यहाँ पे होगा केप्ट और प्रॉमिस, ऑप्शन ए करेक्ट बताएंगे यहाँ पे। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज टू प्रीपोजिशंस, आइए यूज करके देख लेते हैं किसमें करेक्ट किया गया है। आंसर सी इसमें देख लेंगे हम लोग, सीधे बता देते हैं कि चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, है ना। ऑफ का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल सही किया गया है। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है हमारे पास, देखते हैं हम। कह रहे क्या है कि वी कैम टू डैश एज वी वेयर पासिंग थ्रू आउट। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, आंसर्स बताएंगे से हेलो, है ना, वी कैम टू से हेलो एज वी वेयर पासिंग थ्रू आउट। आंसर हमारा सी करेक्ट बता देंगे। देखिए आगे है डैश आवर कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट्स वी रिमेंड फास्ट फ्रेंड्स। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स यहाँ पे फुलफिल होगा आपका डिस्पाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे डिस्पाइट। देखिए सेक्शन नंबर 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आता है आपका। देखिए क्वेश्चन से इसमें पूछे गए 4 समूह एक तरह है, एक अलग है, वो कौन अलग है, सबसे अलग। देखिए तो ऑप्शन ए पहले हम उठा के देखते हैं, 2 3 3 6 सभी को इंक्लूड करो, कितने आ जाएंगे, तो सभी को इंक्लूड करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8। 8 जो है क्या ये 6 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे देखिए 1 2 3 और 3 और 3 6 के बराबर है, ये तो ठीक है। आगे देखेंगे ये 3 के बराबर है, ये ठीक है। ये 4 3 7 2 9 ये भी ठीक है, यानी सबसे अलग कौन निकल गया, ऑप्शन नंबर ए बन गया। आगे बताइए इसमें क्या आने वाला है, 14 के बाद 210, 16 के बाद क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 14 के बाद 210 आया है, ये कैसे हुआ, 14 और गुने 15 करे हैं तो 210, तो ऐसा ही 16 और गुने 15 करिए यानी कितना आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए वेन आरेख हमें उस ढंग को बताना है, तो कौन सा होगा वेन आरेख? यहाँ पे है बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। बताइए, तो आप कहेंगे चतुर्भुज और अलग होगा, त्रिभुज भी अलग होगा, लेकिन ये सभी क्या है? बहुभुज है। तो आंसर्स कौन से बनेंगे? देखिए आइए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बनेंगे। देखिए, दिए गए समीकरण में हमें संतुष्ट करने हैं कि कौन से दो चिन्ह गणितीय संख्या के आपस में बदला जाना है। तो वो कौन सा दो चिन्ह जो बदलेंगे तो हमारा फुलफिल करेगा? देखिए, यहाँ पे जैसे कि डिवाइड है, डिवाइड तो ये कटेगा। क्या हम लोग डिवाइड को यदि प्लस करते हैं और प्लस प्लस यहाँ पे, क्या ये डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं, मतलब ये सीधे हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे सीधे हम तौर पे कह सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, प्लस माइनस को चेंज कर सकते हैं, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और ये भी कह सकते हैं, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले डिवाइड वाला ही क्यों ना बनाते, ऑप्शन डी उठा के रखेंगे। जहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे माइनस रखते हैं, और जहाँ पे माइनस है यहाँ पे डिवाइड रखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कटेंगे 7 से, है ना। 8 7 56, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 42 और माइनस 6 और 6 और 5 में गुणा करेंगे तो सीधे यहाँ पे 30 लिख दीजिए। इस दोनों को ऐड कर देते हैं, कितने आ जाएंगे आपके पास? तो ये हो जाएंगे 9 और ये, तो इसमें से घटा लेंगे 30, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 19। यानी हमारा डी ही ऑप्शन बन गया राइट आंसर, डी करेक्ट बता देंगे। आगे क्वेश्चन से पूछा गया क्या कि हमें बताना है कि इसमें क्या फुलफिल करने वाले हैं। देखिए क्या आएगा आगे, तो देखिए ये कैसे बताया गया है। डब्लू का 23 होता है, डब्लू का 23 होता है, लेकिन डब्लू का 23 तो लिखा गया है। ओके, डब्लू का 23 और एक 24, चलिए हम लोग दोनों जोड़ के लिख लेते हैं। 23 और एक 24 को लिख दी, ठीक है। और इसका आता है 9 और 20 29, यस बिल्कुल दो अंकों का जोड़ के लिखा गया है। इसका आता है 5 18 5 कितने 23, बिल्कुल जोड़ के लिखा गया है। तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 21 और 10 कितने हुए? 31। 31 से शुरू होने वाले कौन है? ऑप्शन दो ही है। चलिए इसे जोड़ते हैं, 13 और 16 कितने होंगे? तो 26 और 2 28 हो, 26 और 3 29 होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन से बन रहे हैं? यही बन रहा है। ये तो होगा नहीं 26, तो ऑप्शन डी कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बताइएगा इसमें कौन सा फुलफिल करने वाला है। तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं? जैसे 28 8 और 6 है, यहाँ से 63 18 9 है, तो इसमें क्या फुलफिल आएगा? तो आप देखेंगे कि 28 और ये 8 दोनों को इंक्लूड करते हैं तो 36, 36 का क्या आएगा? 6 आएगा। 63 और 18 को ऐड कर देंगे तो कितना? 81 का 9 आएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 13 के लिए 169 आना चाहिए। 169 में हम 94 को घटा लेंगे तो हमें नहीं पता चल जाएगा? 5 लास्ट में 5 वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर 75। देखिए, मुकेश के सामने, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, इसके जस्ट सामने दक्षिण दिशा थी, ऐसे थी। 5 किलोमीटर सीधे चलता है, मतलब इधर चलता है दक्षिण में। वहां से वह अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर 90 डिग्री पे मुड़ता है और 5 किलोमीटर फिर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है 45 डिग्री। बाईं ओर तो मुड़ता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं बल्कि वो 45 डिग्री मुड़ता है, मतलब आधा मुड़ता है, ऐसे 45 डिग्री मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है? अपनी वास्तविक स्थिति से आपको बताना है किस दिशा में है। तो कौन सी दिशा में है बता दीजिए। तो आंसर बता देंगे, वह जो दिशा है उसका दक्षिण पश्चिम दिशा है। कौन है? दक्षिण पश्चिम। आंसर ये बता देंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, 4 युग्म दी है जिसमें एक अलग है, सबसे अलग कौन है? आइए देख लेते हैं। 12 8 96 होंगे, ये तो ठीक है। 16 8 118 होगा, बिल्कुल नहीं। ये देखेंगे 13 8 104, ठीक है। 15 8 120, यानी हमारा गलत क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। हमें सेलेक्ट करना है तीसरा पद क्या आने वाला है, बताइए क्या आएंगे यहाँ पे। पेडियाट्रिक्स चिल्ड्रेन, तो हमें न्यूरोलॉजी के लिए क्या हो जाएंगे? तो न्यूरोलॉजी यहाँ पे बता देंगे आप ब्रेन। न्यूरोलॉजी क्या चीज का चेक करता है? ब्रेन का। तो आंसर सी करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन से हम लोग का, लास्ट सेशन का, लास्ट सेट का। देखिए, दो बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस जो है 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है, 17 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाती है, 42 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो मुख्य सड़क पर जो है वापस पहुंच जाती है कि पहुंचने के लिए दिशा लेती है। इस बीच एक मामूली जो है ब्रेक डाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क को केवल 36 किलोमीटर चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी हमें बता देनी है। देखिए इसने शुरू कैसे करा था, दो बिंदु है, तो सपोज कर ली एक बिंदु ए है, ओके ना। यहाँ से पहले ये चला 35 किलोमीटर, पहला 35 ये बी के पास, फिर यहाँ से 17 किलोमीटर ये सी के पास, फिर यहाँ से चला कितना 42 किलोमीटर कितना डी के पास, फिर यहाँ से ये ऊपर गया ये ई के पास आया, यहाँ पे लिखे ई के पास कितना ये 17 ही किलोमीटर एग्जैक्टली फिर आया। फिर यहाँ से ई से जो है वो चला है, आपको बता दें
ई से यहाँ पे ई के पास रुका हुआ है, ठीक है ना, ई के पास, और जस्ट इधर से जो हमने इसको भेजा है, जैसे जी से हमने इसको भेजा एफ तक, है ना, एफ तक भेजा, ये 36 किलोमीटर जब तक इधर आ गया, 36 किलोमीटर आ गया है, तो इस दोनों के बीच की हमें दूरी जो को बता देना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, ए से लेके जी तक के कितना है, तो 185 स्टार्टिंग में ही है 185। अब देखिए यहाँ पे ये पहली बस है और ये हमारी दूसरी बस है। अब देखिए ये जो पहली बस और दूसरी बस है, यहाँ पे देखेंगे ए और जी की दूरी टोटल 185 है। ए और ई, यहाँ पे जो हमारा ई है, ए और ई के बीच के दूरी कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 35 प्लस 42 मतलब 77। यहाँ से यहाँ तक हमारा 77 आ जाएगा, ये 77 हुआ। और यहाँ तो दिया हुआ है कितना है 36, तो आप खुद देखिए कि 76 और 36 टोटल 185 में से आप घटा लेंगे क्या, 77 प्लस 36 को घटा नहीं लीजिएगा, तो 185 में से 77 और इसको जोड़ेंगे 36 को तो 113, 185 में से 113 घटाइएगा तो 72 आ जाएंगे, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आप लोगों की मैराथन क्लासेस रहेंगी, आपको पता है, और जस्ट मैराथन क्लासेस खत्म होने के बाद आपके प्रीवियस ईयर के जो रुक्मणी पब्लिकेशन के आपने जो चूज करा है, जो हमने पिन ये करा था, कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके अकॉर्डिंग आपकी रहेंगे से। धन्यवाद।